नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 का 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को विस्तार से हल करेंगे। हर प्रश्न का सही उत्तर, उसका पूरा तर्क और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समझेंगे। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कई प्रश्न हर साल दोहराए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 3, 4, 2, 5। उत्तर है 2। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं 4। आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। आंसर मगही नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली मगही नहीं है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैसाजी अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। आंसर 4। अगले प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गोविंद त्रिगुणायत का। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। आंसर 1। अगला प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? यह विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। आंसर 3। अगला प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वयंसुखी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? आंसर है राम भक्ति शाखा से। अगला प्रश्न है, भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास जी की, नंददास जी की, चतुर्भुजदास जी की, कृष्णदास जी की। भंवर गीत किसकी रचना है? तो यह है नंददास जी की रचना। आंसर 2। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के हैं। चरमोत्कर्ष का युग, उत्थान का युग, विस्तार का युग, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के हैं। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग। आंसर 4। अगला प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद जुरुबे में नेकू जे न मुरके, नीत देनवारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध है स्नेही साचे उरके। ठाकुर कहत हम बैरो बेवकूफन के, जालिम दाबाद हैं अदानियों ससुर के, जो जिन के चोजी महा मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के।
ऑप्शन है अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, जगत सिंह, राजा परिषद, महाराज उदित नारायण सिंह। आंसर इसका हो जाएगा अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर सिंह। कवि ठाकुर ने अनूप हिम्मत बहादुर सिंह के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा था, ये इम्पोर्टेंट है लाइनें, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। क्या कहा था, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद जुरेबे में नेकू जय ने मुरके, नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध है स्नेह साचे उरके। ठाकुर कहत हम बैरो बेवकूफ़न के, जालिम दावान है अदानिया ससुर के, जो जिन के चोजी महा मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। आंसर इसका हो जाएगा अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? नहीं बताना इसमें। प्रेम संपत्ति कला, श्यामालता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो यह है प्रेम प्रलाप। आंसर 4। इसके रचनाकार हैं रसखान और इसका रचना काल है 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ था इसका प्रकाशन, ऐसा माना जाता है लगभग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बोच वियोग बुलाए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बगिन बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बोझ वियोग बुलाए ना। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। आंसर 2। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो वस्तु कुछ कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। आंसर 2। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो यह आधारित है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1974 ईस्वी में। इसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्गृत है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्गृत है? तो यह उद्गृत है युद्ध और नारी से। आंसर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोश। किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो यह बनाया गया है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। आंसर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में से रईस
साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयिनी, परिणय। किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो यह है परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन हुआ 1882 में, प्रकाशन गुरु का, और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। लेखकों के नाम और इनके किताबों के प्रकाशन वर्ष सब आपको याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र हैं? कल्याणी, परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र है? तो यह है स्कंदगुप्त। आंसर 3। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नेमिचंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी। आंसर 2। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। आंसर 1। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? नहीं बताना इसमें। पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टूवर्ड्स टू डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? तो यह है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये आंसर इसका 2 हो जाएगा। इसके लेखक है T.S. इलियट। T.S. इलियट इसके लेखक है और इसका प्रकाशन हुआ 1948 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। घोर अंधेरे चंदमणि जिमि उज्जोय करई, परम महासुई एकु कणे दुरई अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महासुह का संबंध किस किस से है? महासुख महासुह का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और येग में महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। घोर अंघोरे चंदमणि जिम्मी उज्जोय करई, परम महासु एक ही कणे दुरई अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासु का संबंध किस किस से है? वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये दोहा। तो इसका आंसर है महासुख। महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है और प्रज्ञा और एक से महासुख की दशा संभव है। आंसर 3 है इसका। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। गोरख जगाया जोग, भक्ति भगाया लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। नाथपंथ का हठ योग मार्ग, हृदय पक्ष शून्य। जनता हठ योग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी।
गोरख जगाया जोग भक्ति भगाए लोग। इन काव्य पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष से शून्य है। योगियों की रहस्य भरी वानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। आंसर 4 ए और सी सही है। ना नगरी काया विधि की ना ले खोजा पावा ते चीना पे सुठी अगम पंथ बड़ बाका तस मारग जस सुई क नाका। बाग चढ़ाव 7 खंड ऊंचा चारि बसेर जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे से अभिप्राय है 4 धर्मशालाएं प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, शरीयत तरीकत मरीफत और हकीकत नामक 4 सोपान, धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ है। तो इसका है ना नगरी काया विधि की ना ले खोजा पावा तेई चीना पे सुठी अगम पंथ बड़ बाका तस मारग जस सुई क नाका। बाग चढ़ाव 7 खंड ऊंचा चारि बसेर जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे से अभिप्राय है। तो ये इसके ऑप्शन है। तो इसमें है प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि नामक योग के अंग है, बी सही है। और शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान हैं, सी सही है। आंसर 2 बी और सी दोनों सही है। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवंत फिरई अजहू बनारसी आस पासा आचार सहित विप्र करई दंड उति तिन तने रविदास दासानुदास। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय, गर्व उक्ति। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवंत फिरई अजहू बनारसी आस पासा आचार सहित विप्र करई डनहुति तिन तने रविदास दासानुदास। इन काव्य पंक्तियों में किन भाव की अभिव्यंजना हुई है? तो ये अभिव्यंजना हुई है इसमें लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था की और विनय की। आंसर 2 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है झूठो है झूठो सदा जगू संत कहत जे अंतु लहा ताको सहे सठ संकट कोटि काढ़त दंत करंत हा है। जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा जान की जीवनु जान जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। वे स्वयं महागवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं। जानकी के जीवन से अन्य भिन्न लोग गवार हैं। आंसर बताएं इसका। तुलसीदास जी तीसरी पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं? यह तीसरी पंक्ति ज्ञानपनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार में गवार महा। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागवार हैं। आंसर 2। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय में उर में माखन चोर गड़े अब कैसे निकसत नहीं ऊधो तिरछे हवे जो अड़े। गोपी के दिल कृष्ण बस गए हैं, बस उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण की दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। उर में माखन चोर गड़े अब कैसे निकसत नहीं ऊधो तिरछे हवे जो अड़े। इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं बहुत। आंसर है इसका
गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। ए, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। सी, कृष्ण की दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। डी, आंसर 4। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कविता की विशेषता है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। बी, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। ए, बी और सी, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। आंसर 1, ए, बी, सी सही है। अगला प्रश्न है, निशुंक पुंज से फूली रहेसु लगी उर्दो जो वियोग तिहारे, माँ तो फिरे न घिरे अब लानी पे जान मनो ज्यों डारत मारे, हवे अभिलाषनी पात निपात कड़े ही शूल उसांसनी डारे, हे पतझार बसंत दुहु धन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य, उक्ति सादृश्यता। आंसर बताएं इसका। निशुंक पुंज से फूली रहेसु लगी उर्दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अब लानी पे जान मनोज यों डारत मारे, हवे अभिलाषनी पात निपात कड़े ही सूल उसासनी डारे, हे पतझार बसंत दो धन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव भी व्यंजना में कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य। आंसर 2 सही है। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, रसानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा का उत्कट अभिव्यक्ति। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण, सी, भगवत विरह की पीड़ा का उत्कट अभिव्यक्ति, डी। आंसर हो जाएगा 2, ए, सी और डी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग है, साहित्य हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। आंसर बताएं इसका। ये 2018 से हिंदी का जो पेपर था उसका पैटर्न चेंज हो गया, तो इस टाइप के फिर अब आने लगे। पहले आते थे एक ऑप्शन रहता था आंसर, अब आते ए, बी, सी, डी में। तो ये ध्यान से पढ़ के आपको आंसर देना है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग बताना है। तो ये है साहित्य हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में आता है। दूसरा है दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है खड़ी बोली का प्रयोग। और तीसरा है खड़ी बोली का उद्भव शौसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। आंसर है इसका 3, ए, बी, सी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का योगीन संदर्भ, युग दर्शन, सुधारवाद। किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो यह है कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन का योगीन संदर्भ और युद्ध दर्शन। ए, बी, सी। आंसर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बाबरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक। आंसर बताएं इसका। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे से है, तो इसका हो जाएगा आत्मचेतस, बाबरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक। आंसर
4। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र बताने हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित बुद्धिराम और अमीना। आंसर बी और सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र बताने हैं। कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। तो इसके प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर। आंसर 3। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उतले कुछ गहरे। आंसर बताएं इसका। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। तो कौन कौन से संग्रह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के? आलोक पर्व और विचार और वितर्क। आंसर ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? तो ये हो गया दलित आत्मकथाएं अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। आंसर ए और सी। आंसर 2 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? मादाम बाबरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लॉड लेवी स्ट्रास। किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर मादाम बाबरी और जॉन लॉक। आंसर 1। कौन से नाटक में प्रेमचंद द्वारा रचित है? कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की वेदी। नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो कौन कौन से नाटक हैं प्रेमचंद जी के? तो ये हो जाएगा एक तो संग्राम और प्रेम की वेदी। आंसर 1। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? सही बताना इसमें। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। साधारणीकरण के विषय में कथन सही बताने। तो आंसर है इसका बी। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है और साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। आंसर 3। अगला प्रश्न है नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद। उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं? इसमें अलंकार ध्वनि है। यह रस ध्वनि का उदाहरण है। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद। कौन सा कथन सही है इसमें? यह रस ध्वनि का उदाहरण है और इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। आंसर 3 बी और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से बताना है। तो सही अनुक्रम कौन सा है? सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। अब आपको ये इनकी डेट याद है तो आप बता सकते हो कब कब इनका प्रकाशन वर्षों में हुआ। तो इसका हुआ चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। आंसर 4। चंदायन का प्रकाशन हुआ 1389 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं मौलाना दाऊद। मृगावती की रचना
हुई 1503 ईस्वी में। इसके रचनाकार कुतुबन हैं और चित्रावली की रचना हुई 1613 ईस्वी में। इसके रचनाकार उस्मान हैं और अनुराग बांसुरी की रचना हुई 1764 ईस्वी में और इसके हैं रचनाकार नूर मोहम्मद। ये आपको याद रखना है, तभी आप एग्ज़ाम में इनको सॉल्व कर पाओगे, क्रम से लगा पाओगे। अब जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है। कौन से संत कवि का जन्म पहले हुआ? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ, इसमें ऑप्शन हो जाएंगे गुरु नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। गुरु नानक जी का जन्म है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी। दादू का जन्म है 1544 ईस्वी। मलुकदास का जन्म है 1574 ईस्वी और सुंदरदास का जन्म है 1596 ईस्वी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो भूषण जी हैं पहले, भूषण जसवंत देव सुरती मिश्र। भूषण का जन्म हुआ लगभग 1613 ईस्वी में। जसवंत सिंह का जन्म हुआ लगभग 1626 ईस्वी में। देव का जन्म 1673 ईस्वी में। सुरती मिश्र लगभग 1671 ईस्वी में। ये जन्म के अनुसार इनका क्रम लगाना, रीति ग्रंथकार हैं सारे। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताओ। तो इसमें आ जाएगा आपका श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी। तो श्रीधर पाठक का जन्म काल है 1858 ईस्वी। जन्म के अनुसार लगाना इनका कब कब जन्म हुआ कवियों का। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म गया प्रसाद शुक्ल सनेही का जन्म हुआ 1883 ईस्वी में। और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ 1889 ईस्वी में। ये आपको रट लेने हैं इनके जन्म रचनाएं, तभी आप एग्ज़ाम में इन्हें सही क्रम से लगा पाओगे। और मैंने भी इसलिए इनको याद करके यहाँ पे लिखा है ताकि आप अच्छे से वीडियो देखो और इनको अच्छे से प्रकाशन वर्ष भी और इनके जन्म भी लगा पाओ। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। यशोधरा का प्रकाशन हुआ 1932 ईस्वी में। कामायनी का प्रकाशन हुआ 1936 ईस्वी में और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। यशोधरा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त और कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। और कनुप्रिया का प्रकाशन हुआ 1959 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। उर्वशी का रचना हुई 1961 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इस पर 1972 ईस्वी में।
इम्पोर्टेंट है ये। रामधारी सिंह दिनकर है इसके लेखक। एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको याद कर लेना। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताओ। तो इसमें आ जाएगा निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। निशा निमंत्रण का प्रकाशन हुआ 1938 ईस्वी में। यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। मिलन यामिनी का प्रकाशन हुआ 1950 ईस्वी में। प्रणय पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1955 ईस्वी में। और जाल समेटा का प्रकाशन हुआ 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। तो प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। प्रलय की छाया। प्रलय की छाया का प्रकाशन हुआ 1933 ईस्वी में। मधुबाला 1936 ईस्वी में। असाध्य वीणा 1961 ईस्वी में। और पटकथा 1972 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताना है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। आंसर 1। दिव्या का प्रकाशन हुआ 1945 ईस्वी में। जहाज का पंछी का प्रकाशन हुआ 1945 ईस्वी में। इसके रचनाकार इला चंद्र जोशी हैं और दिव्या के रचनाकार हैं यशपाल। अमृत और विष का प्रकाशन हुआ 1966 ईस्वी में। पहला पड़ाव का प्रकाशन हुआ 1987 ईस्वी में। अमृत और विष का प्रकाशन 1966 में हुआ और इसके रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। पहला पड़ाव का प्रकाशन 1987 में हुआ और इसके रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताओ। एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्वंशिया, परिंदे। एक टोकरी मिट्टी 1901 में इसका प्रकाशन हुआ। उसने कहा था 1915 में इसका प्रकाशन हुआ। राजा निर्वंशिया का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। परिंदे का 1959 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य कला का जोखिम। श्रृंखला की कड़ियों का प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ। अशोक के फूल का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। आस्था और सौंदर्य का प्रकाशन 1990 ईस्वी में हुआ और कला का जोखिम 1981 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में। कलम का मजदूर 1965 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और व्योमकेश दरवेश का प्रकाशन 2002 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेतुबंद, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रतिका, कंगन। सेतुबंद का प्रकाशन 1962 में हुआ।
आठवां सर्ग का प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ। एक दूनी एक का प्रकाशन 1987 ईस्वी में हुआ। रति का कंगन का प्रकाशन 1978 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रकाशन वर्ष के आधार पर आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल कवि सुमित्रानंदन पंत, मिथक और साहित्य भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। आंसर 2 हो जाएगा इसका। हिंदी साहित्य का आदिकाल संमत 1050 से 1375 है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम रखा आदिकाल। कवि सुमित्रानंदन पंत 1938 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका और इसके रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र है। मिथक और साहित्य 1989 ईस्वी में, इसके भी रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, इसके प्रकाशन 2001 में हुआ और इसके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम बताओ। प्रकाशन दृष्टि से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही क्रम बताना है। तो इसमें हो जाएगा जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य, कवि निराला नई कविता। जयशंकर प्रसाद आलोचनात्मक ग्रंथ है 1940 ईस्वी में लिखा नंदुलारे जी ने। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी में। कवि निराला 1965 ईस्वी में और नई कविता 1973 ईस्वी में। ये आलोचनात्मक कृतियाँ हैं नंदुलारे वाजपेयी की। क्रम अनुसार इनको याद कर लेना। कालक्रम की दृष्टि से आचार्यों का सही क्रम बताना। आचार्यों का सही क्रम आंसर है वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। वामन कब थे? 8वीं शताब्दी में और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। कुंतक थे 10वीं और 11वीं शताब्दी में। इनका ग्रंथ था वक्रोक्ति जीवितम। संस्कृत के बहुत बड़े प्रमुख आचार्य हैं 4, वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। मम्मट थे 11वीं और 12वीं शताब्दी में। ये मैं आपको काव्य शास्त्र पढ़ाऊँगी तब उसमें बताऊँगी इनकी सारी रचनाएं और ये कब कौन कौन सी शताब्दी में थे। और विश्वनाथ में है, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के हैं और इनकी रचनाएं हैं साहित्य दर्पण ग्रंथ है इनका। मम्मट जी का है काव्य प्रकाश, कुंतक का वक्रोक्ति और वामन का है काव्य शास्त्र।